हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 21 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। दे लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 70% तक टैक्स लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल ये हैं जो भी दोनों के दोनों ये GST से बाहर रखे गए हैं। तो इन पर अपने अपने अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती हैं। तो इसीलिए ये इतनी ज़्यादा रेट इनकी होती जा रही है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत में हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं वो क्रूड ऑयल का ही करते हैं। तो क्रूड ऑयल जो होता है वो किस हिसाब से खरीदा जाता है, सबसे पहले आप ये समझिए। यहाँ पे ये आंकड़ा दिया हुआ है इन्होंने कि क्रूड ऑयल एक बैरल 3612 रुपये का पड़ता है। अब एक बैरल में कितना लीटर होता है ये आप समझिए, 159 लीटर होता है, यानी कि तकरीबन 160 लीटर होता है एक बैरल के अंदर। और एक बैरल की कीमत है 3612 रुपये। और यदि हम 1 लीटर की कीमत निकालते हैं यहाँ से, ये जो एक बैरल हमने परचेज किया है, तो 22.71 रुपये हमको पड़ता है। ये होता है क्रूड ऑयल का कीमत जो कि भारत में पड़ता है। अब इसको रिफाइन किया जाता है, मतलब इससे ग्लिसरीन निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल कई सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। क्रूड ऑयल तो एक पूरा मतलब एक कच्चा तेल हो गया, यहाँ से कई सारे हम प्रोडक्ट बनाते हैं रिफाइन कर करके, जैसे कि पेट्रोल डीजल ग्लिसरीन कई सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो ये हम इनसे जब चीज़ें बना लेते हैं उसके बाद चीज़ें फिर इस्तेमाल होना चालू होती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए आप, बेस प्राइस क्या होता है। बेस प्राइस क्या होता है, तो बेस प्राइस यही प्राइस है कि ये जो परचेज करके लाते हैं और यहाँ पे कुछ इनका जो खर्चा होता है इसको परचेज करके लाने में, तो इसको हम बोलते हैं बेस प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस प्राइस इन्होंने रखा हुआ है पेट्रोल के लिए 28 और डीजल के लिए 27 रुपये। तो ये है बेस प्राइस। अब आप समझिए कैलकुलेशंस। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्र सरकार इसको लगा रही है 32.98 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 33 रुपये पेट्रोल पे और डीजल पे 32 रुपये तकरीबन। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी समझिए आप, ये क्या होती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो अलग अलग प्रकार के कर होते हैं। तो ये आप कैसे समझेंगे, आप समझिए कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आपके ऊपर लगता है और आप ही उसे डिपॉजिट भी कराते हैं। आपने सुना होगा आपकी इनकम के ऊपर जो भी, यदि आप कोई नौकरी करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ से जो भी आपको इनकम होती है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही फाइल करवाते हैं आप, और जो आपके ऊपर टैक्स बनता है वो आप सरकार में जमा कराते हैं, राइट। तो आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, आप ही उसको जमा भी करा रहे हैं। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वसूल तो आपसे किया जाता है लेकिन उससे जमा कोई और कराता है। जैसे कि आप समझें पार्ले जी का बिस्कुट का आप पैकेट खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि टैक्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। सपोज कीजिए 5 रुपये का आपने बिस्कुट खरीदा, उसमें 50 पैसे टैक्स जो है ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है 5 रुपये में। तो सेलर ने आपसे वसूल कर लिया। अब वो वसूल तो आपसे कर लिया उसने, लेकिन उसको जमा कौन करा रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है वहां पर वो उसको जमा करा रहा है। किसको, इनडायरेक्ट टैक्स को। मतलब कि आप उसे डायरेक्टली जमा नहीं करा रहे हैं, आपकी वजह कोई और जमा करा रहा है। मतलब आपसे वसूल कोई रहा है, आपका जो टैक्स है, आपके ऊपर टैक्स जो बना है उसको वसूलने का काम कौन कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है, वही उसको जमा करा रहा है, ना कि आप जमा करा रहे हैं। पे तो आप कर रहे हैं लेकिन आप जमा नहीं करा रहे हैं, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट में आप सीधे आप पर ही लग रहा है, आप ही जमा करा रहे हैं। इनडायरेक्ट में आपसे वसूल तो किया जा रहा है लेकिन जमा कोई और करा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट भारत के अंदर बनाया जाता है तो उस पर सबसे पहला जो कर लगता है वो होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसे केंद्र सरकार वसूल करती है। तो ये होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन जो ये मादक पदार्थ होते हैं जैसे कि अल्कोहल वगैरह ये जो पदार्थ होते हैं, इनका उत्पादन जो होता है, इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। ये अधिकार दे रखा है राज्यों को। तो राज्य इस पर कर की वसूली करते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो अल्कोहल वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, राज्य इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नियमों को रिलैक्स रखते हैं ताकि उनकी आमदनी ज़्यादा हो सके, रेवेन्यू ज़्यादा हो सके राज्यों का। तो ये एक इशू रहता है इन चीज़ों को लेकर के। तो याद रखिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन्होंने तकरीबन 31 रुपये और 33 और 32 रुपये लगा रखा है। उसके बाद बात आती है स्टेट वैट की। तो स्टेट वैट लगाया जाता है राज्यों के द्वारा। ये सेंट्रल का पार्ट हो गया, ये राज्यों का होगा। तो पेट्रोल पे यहाँ पे 24.5 और डीजल पे यहाँ पे 29.5 रुपये इन्होंने लगा रखे हैं। वैट क्या होता है,
वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट बन करके आया 30 रुपये में, अब ये आगे बिक गया 35 रुपये में, तो ये जो उसकी वैल्यू जो ऐड हुई है इसके अंदर 5 रुपये, तो इस पे वो टैक्स लगा देंगे वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब कि उसकी जो वैल्यू में एडिशन हुआ है उसके ऊपर एक टैक्स लगा देना, ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट वैट जो लग गया है ये राज्य सरकार की आमदनी हो गई। इसके ऊपर फिर एक सेस भी लगाया जाता है, यहाँ बता रहे हैं ये रोड सेस बता रहे हैं 1.5 रुपये और 1.75। सेस क्या होता है ये समझिए आप, दो टर्म होती हैं सेस और सरचार्ज। सेस होता है कि किसी खास मकसद के लिए आपका जो टैक्स बनता है उसके उस पर ये लगाया जाता है सेस, मतलब कि खास किसी उद्देश्य के लिए लगाया जाता है सेस। वो उद्देश्य पूरा होने के लिए, जैसे कभी कभी एजुकेशन सेस, एनवायरमेंटल सेस, इस प्रकार से लगाए जाते हैं, हम देखे भी होंगे। वो किसी खास उद्देश्य से लगाए जाते हैं, किसी खास पर्पज से लगाए जाते हैं, वो उद्देश्य पूरा होने के बाद वो हट जाते हैं। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है कि आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से यदि ऊपर जा रही है तो वहाँ पर एक आपको सरचार्ज पे करना होता है, ये होता है सरचार्ज। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेस एक खास मकसद के लिए लगाया जाता है, सरचार्ज आपकी इनकम एक लेवल से जब ऊपर जाती है तो उसके ऊपर आपसे सरचार्ज यानी अधिक कर आपसे वसूल किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा स्टेट वैट क्या होता है, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि वैट को कब स्टार्ट किया गया था। अभी तो वैट खत्म हो चुका है, आप समझ सकते हैं केवल स्टेट में कुछ ही चीज़ों के लिए लेकर रह गया है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी आ गया था, तो बस कुछ ही चीज़ें रह गई हैं वैट के अंदर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अंदर। अन्यथा ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें जीएसटी के अंदर कवर होती हैं। तो आप ये गणित समझिए किस प्रकार से ये अभी कितना हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं 91 रुपीज़ और 83 रुपीज़ कुछ चल रही हैं देश के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स इनके ऊपर लग रहा है। चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं 28 रुपये से और 27 रुपये से और 90 और 80 रुपये तक पहुंच जा रही हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि 70% तक टैक्स वसूला जा रहा है। अगर ये जीएसटी के अंदर होता तो जीएसटी में आपको पता है 0, 5, 12, 18 और 28 ये 5 रेट हैं जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी के अंदर आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम रेट ही 28% है, उसके ऊपर कुछ फिर टैक्सेज लगते हैं, लग्जरी टैक्सेज वगैरह लगा के, तब भी आप अगर मैक्स टू मैक्स पकड़ें तो 40% से ऊपर तो जीएसटी में टैक्स जाएगा ही नहीं, अगर जीएसटी इसके ऊपर लागू होता है तो। और यहाँ पर टैक्स जा रहा है 70%। तो ये सीधी मार जो है वो पड़ रही है किसके ऊपर? आम जनता के ऊपर। तो ये आपको पूरा सिनेरियो समझ में आना चाहिए, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेपाल सरकार के बारे में। तो नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है, वहां पर अब मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी गई है अप्रैल मई के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ मध्यावधि चुनाव हुए हैं, ये जब ही होते हैं जबकि इस प्रकार से जब भंग कर दिया था संसद को। तो भारत में भी 4 चुनाव देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आम चुनाव, दूसरे होते हैं मध्यावधि चुनाव, जो कि इस प्रकार की घटनाक्रम जब होता है कि संसद भंग कर दी गई है, अब नई सरकार चुन करके आएगी, मध्यावधि चुनाव। एक होता है उपचुनाव, यदि कहीं पे कोई सीट खाली हो जाती है किसी के मरने की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से, उपचुनाव। तीसरा होता है री इलेक्शन होता है, मतलब कि पुनर्निर्वाचन होता है। आपको पता होगा यदि किसी सीट पर कोई गड़बड़ी देखी जाती है, धांधलीबाजी देखी जाती है, तो उस सीट पर दोबारा से इलेक्शन कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं पुनर्निर्वाचन या री इलेक्शन वहाँ पे करवाना। 4 प्रकार के चुनाव देखे जाते हैं, तो इनका आइडिया आपको होना चाहिए। तो नेपाल के वर्तमान में जो पीएम है इनका नाम है केपी शर्मा ओली। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे, भारत के साथ जो संबंधों के लिए खटास भी आई थी कुछ समय। तो केपी शर्मा ओली साहब नेपाल के वर्तमान में पीएम है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वहाँ पर अभी तक जो है, लेकिन अभी तो संसद भंग कर दी गई, चुनाव होंगे। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी याद रखिएगा। इसके अलावा वहाँ की प्रेसिडेंट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है, मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहे हैं, पड़ोसी देश है नेपाल, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जोधपुर में 0 डिग्री पर नहीं पहुंचा तापमापी का पारा, ये कुछ बताया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है राजस्थान के अंदर? तो वो शहर है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि नीला शहर। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर, तो आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है यहाँ पे, ये बात की जा रही है यहाँ पे पीएम जस्टिन ट्रूडो। ये कहाँ के पीएम है? ये कनाडा के पीएम है। तो आपको पता होगा कि इन्होंने जो किसानों का आंदोलन चल रहा है भारत के अंदर, उसको इन्होंने क्या है समर्थन दिया था अपना,
जस्टिन ट्रूडो ने। तो ये जो समर्थन उन्होंने दिया था इसका यहाँ पे विरोध किया जा रहा है कनाडा के किसानों के द्वारा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक प्राप्त करना है। दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं सब इसकी जुगत में लगे हुए हैं। तो इसको प्राप्त करने को लेकर के जस्टिन ट्रूडो ने कई सारे टैक्सेज उनके ऊपर लगा दिए हैं वहाँ के किसानों के ऊपर। तो उनका मानना ऐसा है कि यदि हम अपना उत्पाद दुनिया के सामने लेके जाते हैं तो हमारा उत्पाद अन्य उत्पादों की तुलना में महंगा हो जाएगा, तो हमारा उत्पाद कौन परचेज करेगा। तो ये इशू आ रहा है वहाँ के किसानों को। तो वहाँ के किसान नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। तो ये कुछ घटनाक्रम चल रहा है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है दुनिया के सामने। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, दो पुरुषों के ब्याह को मिली कानूनी मान्यता, दो पुरुषों की शादी हो गई है। ये बात की जा रही है लापाज की अर्थशास्त्री डेविड अरुविस्पा और वकील हैं गुइन मोंटानो। बोलीविया की बात की जा रही है, साउथ अमेरिकन देश है ये एक। तो यहाँ पे इनकी समलैंगिक विवाह हो गया है। समलैंगिक संबंधों को लेकर भारत के संबंध में देखा जाए तो वर्तमान में इसको वैध करार दे दिया गया है समलैंगिक संबंध को लेकर के। इसके लिए आईपीसी की धारा थी एक 377, इसको रिपील कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, क्योंकि पहले इसके अंदर सजा का प्रावधान था यदि कोई समलैंगिक संबंध बनाता है। तो इससे एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है उसके लिए काफ़ी फायदा हुआ है। ये जो इस प्रकार का प्रावधान इंडिया के अंदर भी लागू किया गया है कि समलैंगिक संबंधों को वैधता दे दी गई है, इसको वैलिड कर दिया गया है भारत के अंदर भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईपीसी की धारा 377 आप जरूर याद रखिएगा, समलैंगिकता से संबंधी है और इसको रिपील कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप मेरे को ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि समलैंगिक संबंधों से संबंधी एक केस आया था, वो केस का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जहां पर की बात की गई थी कि 377 को हटाया जाए, इस प्रकार से उनको भी अपने जीवन जीने का अधिकार है, जो ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जू बनाने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर गुजरात के अंदर। जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जू बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पिक्चर, यहाँ पे टाइगर भी होगा और कई सारे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। 280 एकड़ के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जू बनने जा रहा है। तो ये कुछ खबर निकल के आई है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया में नए सी पोर्ट की शुरुआत की गई है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम याद रखिएगा जकार्ता है। जकार्ता राजधानी जावा द्वीप पर अवस्थित है, राइट। जावा पर नया सी पोर्ट बनाया गया है, यानी कि इसी द्वीप पर नया सी पोर्ट बनाया गया है। इस पोर्ट का नाम है पेंटीवन समुद्री बंदरगाह। पेंटीवन समुद्री बंदरगाह बनाया गया है इंडोनेशिया देश के अंदर। अब मैं आपको इसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। तो कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है, तकरीबन बताया जाता है 36,000 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया देश बना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप आते हैं यहाँ पे सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इक्वेटोरियल लाइन जा रही है, यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ से गुजर रही है। कहाँ से? सुमात्रा द्वीप से। एक इंपॉर्टेंट द्वीप इसका है जावा द्वीप, जिस पर कि इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। तो याद कैसे रखेंगे आप? जे से जावा और जे से जकार्ता, तो इस पर स्थित है जकार्ता। यहाँ पे बाली द्वीप आता है, फिर बाली भी इंपॉर्टेंट द्वीप है इंडोनेशिया का। इसी प्रकार से कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के इंडोनेशिया देश है वो बना है पूरा का पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट आइलैंड जरूर आपको पता होना चाहिए, सुमात्रा, जकार्ता, जावा, सुमात्रा, जावा, बाली, ये कुछ द्वीप है इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।